अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टलाइन स्टेट्स। और जैसे हमारी लास्ट डिस्कशन हो रही थी उसमें हमने ये देखा था कि लैटिस एनर्जी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर रहा है। जैसे आयनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उनकी क्रिस्टलाइन स्टेट में उनकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है और मेटालिक में उससे कम और सबसे कम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में है। अच्छा, अब हम इसको ना थोड़ा सा क्रिस्टलाइन स्टेट की डिफरेंट फॉर्म्स को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें जो है ना इन द फ्यूचर जब आप रिसर्च उसमें जाएंगे तो आपको यकीनन कोई भी मटेरियल बनाएंगे, चाहे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे या आयनिक सॉलिड्स होंगे या मेटालिक सॉलिड्स होंगे, कुछ भी होंगे, उनके अंदर आपको क्रिस्टलाइन स्टेट से वास्ता पड़ेगा। ठीक है, सो उनकी जो डिफरेंट कंडीशंस हैं या डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ अंडरस्टैंड करना है। ठीक, आप ये सारे जानते हैं कि जो आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, यानी आयनिक सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं या मेटालिक सॉलिड्स हैं, इनमें जो एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स पैक होते हैं वो इस तरह पैक होते हैं कि उनकी क्रिस्टल लैटिस के अंदर टोटल फ्री एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा, आयनिक सॉलिड्स जो है ना उसमें आप ये देखते हैं कि क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के आयन्स हैं, लिहाजा उन आयन्स का जो ओवरऑल नेट चार्ज है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। यानी ओवरऑल वो ज़ीरो चार्ज बैलेंस रखेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होने चाहिए, इक्वल। बट हम बाद में देखेंगे कि ऐसे इक्वल नहीं होता क्योंकि सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस मौजूद होते हैं आयनिक सॉलिड्स के अंदर, और यही जो है ना बाद में हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जबकि जो नॉन आयनिक सॉलिड्स हैं, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वगैरह वगैरह, इनमें जो पैकिंग होती है वो मॉलिक्यूलर पैकिंग होती है। आयनिक सॉलिड्स में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग। और जो नॉन आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जस्ट लाइक दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो बैलेंस होनी चाहिए, जस्ट लाइक जैसे आयनिक सॉलिड्स में बैलेंस होती है, इसी तरह मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वुड बी बैलेंस्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बैलेंस होने का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइड्स हैं उतनी नंबर ऑफ डोनेटर साइड्स होंगी, तब वो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो जनरेट हो रही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बैलेंस्ड होगी। ठीक है, अब इसमें जो सॉल्वेंट्स हैं उनका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द। अब आप ना कोई क्रिस्टल बना रहे हैं तो उसमें सोल्यूशन प्रोसेस से बनाएंगे तो देयर माइट बी सम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का रोल जो होता है ना वो बहुत अहम है इन मेकिंग ऑफ सम क्रिस्टल्स। ठीक है, तो अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं एट्सेट्रा। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द इनकैप्सुलेटेड सॉल्वेंट, ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो हाइड्रोफोलिक ग्रुप हैं और हाइड्रोफोबिक ग्रुप हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज या अलाइन करते हैं कि जो सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो सॉल्युबिलिटी भी होती है और उसका रिवर्स क्रिस्टलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो हम ना जब सॉलिड बना लेते हैं तो हमने यहाँ ये देखा कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें हमने कहा कि उनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी नेट चार्जेस ऑलमोस्ट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और जबकि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जो उसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब ये जो पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयनिक स्टेट है या स्पेशली जो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, वो है सॉल्वेंट की पोलैरिटी। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी पैकिंग ऑफ द सॉलिड, वो आयनिक में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ठीक है, सो प्रेफरेंशियली वो अलाउ करेगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट की पोलैरिटी के लिहाज से, यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। आपको ये पता है कि अगर हाइड्रोफिलिक है तो इट वुड बी मोर टूवर्ड्स द, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो मोर टूवर्ड्स वाटर, और अदरवाइज वो अवे फ्रॉम द वाटर होगा और तब वो इंटरेक्शन डेवलप करेगा एंड यू गेट अ स्ट्रॉन्ग पैकिंग। सो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल किसी क्रिस्टल के अंदर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो है XRD। ठीक है, वो XRD हम यूज़ करते हैं। ठीक, और ये क्या बताता है आपको, पोजीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम्स। लेकिन अगर आप पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, सो डायफ्रैक्शन टेक्निक्स को आगे हम ज़रा इसमें डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ आगे आएगा इसी के अंदर ही।
लेकिन ये ज़रूर है कि जो हम पोजीशन ऑफ एटम्स को इससे निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं टूवर्ड्स द रोल ऑफ सॉल्वेंट। अब आपने क्रिस्टल ग्रो कराया, ठीक है। जब आप क्रिस्टल ग्रो करा रहे होंगे, चाहे वो आयने का या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, तो ये याद रखें कि उस क्रिस्टल की ग्रोथ में एटम्स क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये एटम की एक लाइन है, ये एटम्स की रो है, ये दूसरे ये एक और एटम्स की, ये एक एटम की रो है, फिर ये दूसरे एटम्स की रो है, फिर 3 है, फिर 4 है, एंड सो ऑन, अरेंज होते जा रहे हैं। तो ये जो इनकी अरेंजमेंट है ना, इससे हेल्प कौन कर रहा है, सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये सॉल्वेंट बीच में आ सकते हैं, अगर इफ़ इट इज़ अ लेयर्ड 3 डायमेंशनल है तो फिर उसमें भी, तो ये सॉल्वेंट बीच में आएंगे। अब ये सॉल्वेंट जो बीच में आ रहे हैं, कुछ देर के बाद जब आप उसे हीट करते हैं या टेम्परेचर देते हैं या ड्राई करते हैं, तो ये सॉल्वेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से निकल जाते हैं। अगर ये सॉल्वेंट यहाँ से निकल जाए तो इस प्रोसेस को सॉल्वेंट लॉस इन दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट जो इसके अंदर आ गया, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेटेड सॉल्वेंट, राइट। दिस इज इनकैप्सुलेटेड सॉल्वेंट। तो ये इनकैप्सुलेटेड सॉल्वेंट बीच में से निकल जाएगा, तब ये 100% ड्राई हो जाएगा, ठीक है। अगर ये निकल गया, रिमूव हो गया, तो आपके पास जो क्रिस्टल है वो हो गया ड्राई। और जब ये निकलेगा तो इस प्रोसेस को, वाटर के इस तरह के प्रोसेस, निकलने के प्रोसेस को हम इफ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास आयनिक सॉलिड है, ठीक, और उसकी चार्ज टू मास रेशियो भी हाई है, यानी ये जो आप कहते हैं ना चार्ज डेंसिटी, आयन की चार्ज डेंसिटी हाई है, तो ये जो ट्रैप्ड वाटर है ना, वो इसे निकलने नहीं देगा, वो इसके अंदर रहेगा, इट वुड बी द पार्ट ऑफ क्रिस्टल। और ऐसी स्टेट में उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। कोई और सॉल्वेंट आ गया तो हम सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर आएगी। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि अगर आपके पास ड्राई क्रिस्टल है, आपने उसे ड्राई किया, हीट किया, सॉल्वेंट बीच में से निकल गया, थोड़ी देर बाद आपने उसे इन्वायरमेंट में रखा, तो क्या हुआ कि बाहर से वाटर के दोबारा अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और ऐसे सॉलिड्स जो वाटर बाहर से अब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, और वो उनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उन्हें क्या कह रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर से वाटर अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो फिर आप उन्हें कहते हैं कि दिस इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड। बट इसके लिए ज़्यादा जो टर्म यूज़ होती है उसे कहते हैं डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंट वो क्रिस्टल्स होते हैं जो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक, और उसके बाद वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर अब्जॉर्ब किया और उस वाटर ने क्या किया, उनके सारे बॉन्ड्स को ब्रेक किया और क्रिस्टल लैटिस पूरी की पूरी क्रिस्टल को ब्रेक कर दिया। सो ऐसे सॉलिड्स, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम डीलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। सो वाटर अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, अब जब कोई क्रिस्टल बन जाता है तो उसकी एक शेप होती है, राइट, उसकी कोई ना कोई शेप होगी, सही है। सो कोई हेक्सागोन की फॉर्म में ग्रो करेगा, कोई पॉलीमॉर्फ की फॉर्म में शो करेगा। जैसे मैं ना आपको यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल यहाँ शो करता हूँ, लेट मी चेक, आ जाएगी कोई ना कोई बीच में एग्जाम्पल। ओके, सो morphology of crystals. ठीक है। सो अभी हम इसको देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिस्टल्स किस तरह, कोई ना कोई इस पे इमेज आएगा एंड आई विल शो यू कि वो किस तरह से डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज क्रिएट होती हैं अंडर डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो हम इस पर अब बात करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये कोई आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, ये आपको नज़र आएंगी। सो ये एक क्रिस्टल ग्रो हुआ है और उसकी क्रिस्टल की ये डिफरेंट शक्लें हैं, ठीक है, यानी एक ही कंपाउंड है, उसके कई डिफरेंट क्रिस्टल्स जो है ना वो प्रोड्यूस हुए हैं। जैसे कुछ एग्जांपल एक और भी आ रही है, एंड इट इज़ दिस,
ठीक है, ये आप ज़रा देखें कि ये डिफरेंट क्रिस्टल्स की डिफरेंट क्या है शेप है, और ये उसने कहा है कि शेप कंट्रोल ऑफ इनऑर्गेनिक बाय मटेरियल्स बाय इलेक्ट्रो डेपोजिशन। ये इलेक्ट्रो डेपोजिशन से उसने डिफरेंट शेप्स क्रिस्टल्स की क्या की हैं, बनाई गई हैं। ये देखें, तो आप ये देखें कि हर एक ना क्रिस्टल जो है वो एक डिफरेंट कंपाउंड होगा और उससे ये डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं। देखें क्यूबिक है, दिस इज़ ऑल्सो क्यूबिक, ये भी क्यूबिक है लेकिन अंदर से हॉलो है। ये ब्लॉक्स टाइप है। ये आप देखें किस तरह these are very 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 beautiful crystals। अब ये सारा कुछ जो बना हुआ है ना, इस शेप को, ये जो शक्लें नज़र आ रही हैं ओवरऑल शेप किसी क्रिस्टल की, इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। किसी क्रिस्टल की क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब एक जो सेम सब्सटेंस है, ठीक है, वो एक चीज़ कई डिफरेंट शक्लों में एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप NaCl का क्रिस्टल बना रहे हैं, तो NaCl का क्रिस्टल क्यूबिक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। ये चेंज कब होगी, सेम सब्सटेंस की कई क्रिस्टलाइन शक्लें होंगी। अगर एक ही चीज़ है और उसकी कई क्रिस्टलाइन शक्लें हैं, तो हम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, तो हम उन फॉर्म्स को कहते हैं बेसिकली पॉलीमॉर्फ्स। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, जो पॉलीमॉर्फ्स हैं उनकी जो 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 उनकी शेप है या उनका जो यूनिट सेल का साइज है वो डिफर कर सकता है, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल जो आयनिक रेशियो है, जैसे कॉमन रीजन फॉर वेरिइंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इन अ सिमिलर आयनिक रेशियो, ठीक है, हम ये देखते हैं कि अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, उसका प्रेशर चेंज कर दें, उसका जनाब रेशो, कैटाइन और एनाइन के रेशो चेंज कर दें, ये वो फैक्टर्स हैं। आप चेंज करेंगे तो क्रिस्टल की शेप भी सेम, जो कंपाउंड होगा उसकी क्रिस्टलाइन शेप डिफर कर जाएगी, ठीक है। और ये जो ये कंडीशन चेंज करने से डिफरेंस इन शेप आता है, अब वो क्यों आता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आ रहा है, देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आम सी बात करता हूँ, आम सी चीज़ करते हैं। हम कहते हैं NaCl जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है। इसलिए क्यूबिक बनाता है कि उसके सारे एटम्स सोडियम और क्लोराइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ सामने सामने अरेंज्ड होते हैं। अब आप उसका टेम्परेचर, प्रेशर या आयनिक रेशियोज चेंज करें तो क्या होगा ये कि आपने जो उसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन की जो स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है उसमें आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की। अब वो जब डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई तो उससे उसकी शेप चेंज होगी, कोई डिफेक्ट क्रिएट होगा स्ट्रक्चर में, इसलिए शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई। सो कोई डिसऑर्डर जनरेट होगा विद इन द क्रिस्टल, और दिस डिसऑर्डर इज एक्चुअली अलाउज टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट polymorphs, ठीक है। So that allow the formation of migration of atoms, ions or molecules in the lattice positions, और thermodynamically उसको disfavor करेगा लो टेम्परेचर पर या लो प्रेशर पर, यानी हाई प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। अगर आप नॉर्मल कंडीशन पर एक चीज़ क्यूबिक बन के उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे तो उसकी क्यूबिक शेप से वो किसी और शेप में चला जाएगा, टेट्राइडल, टेट्रागोनल, कोई भी शेप और चेंज कर लेगा। क्यों? क्योंकि उस पर स्ट्रेस अप्लाई हुआ और उसके जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, डिसलोकेशन हो गए, लिहाजा शेप चेंज हो जाएगी। एंड दैट इज़ द कंडीशन जिससे आप मॉर्फोलॉजी कंट्रोल करते हैं। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करना इज़ अ डिफरेंट टास्क, मुश्किल चीज़ है, वो इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं, कंडीशन चेंज हुई और वो फर्म चेंज होगा। आप रेशो चेंज कर लें, क्रिस्टलाइन शेप चेंज जाएगी। इवन आप ये करते हैं कि उसमें टाइम चेंज करते हैं तब भी। ये देखें यहाँ पे एग्जांपल है टाइम की। ये कोई कंपाउंड है, उसे 1 मिनट बाद, पहले ऐसा था जब ग्रो होना स्टार्ट हुआ, 1 मिनट बाद ऐसा हो गया, 5 मिनट्स बाद वो ऐसा ग्रो कर गया, 10 मिनट्स के बाद वो ऐसा बन गया, 20 मिनट्स के बाद वो ऐसा हो गया। सो इट मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इज ऑल्सो अ फैक्टर। Another factor is a solvent, right? ये भी एक फैक्टर है जो उसको बहुत ज़्यादा चेंज करता है।
अब ये तो वो हो गया आयनिक कंपाउंड्स के केस में, ऐसा होता है और शेप और मॉर्फोलॉजी चेंज होती है। अगर आप आते हैं मेटल्स की फॉर्म में या नॉन मेटल्स यानी एलिमेंट्स की फॉर्म में, तो तब क्या होता है, तब एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल एलोट्रॉप फॉर्म में आपको पता है चाल्कोजेनाइड्स में सल्फर के बारे में कहा जाता है। तो आप कॉमनली एग्जिस्टिंग सल्फर येलो सल्फर है, इट्स अ पाउडर फॉर्म, 8 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, जब आप इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, हायर टेम्परेचर पॉलीमॉर्फ सब्सटेंस इसमें बनती है और ये एक चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे आप प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। ठीक है, अब हुआ ये है कि आपने टेम्परेचर अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई हुआ, एटॉमिक पोजीशंस चेंज हुई, और जैसे एटॉमिक पोजीशन चेंज हुई उसकी पैकिंग चेंज हुई और उससे उसकी मॉर्फोलॉजी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। सो सेम ये याद रखें कि चाहे वो उधर है यानी आयनिक कंपाउंड्स हैं या मॉलिकुलर या एलिमेंटल स्टेट, किसी में भी ये चीज़ आएगी। ठीक है, सो अब ये जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब कोई चीज़ जाती है यानी पोजीशन डिसलोकेट होती है और कई नई मॉर्फोलॉजी बनती है या पॉलीमॉर्फ जनरेट होते हैं, तो उसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई इंटरकन्वर्टेबल एनर्जी मौजूद होगी। ठीक है, इंटरकन्वर्टेबल कन्वर्जन के लिए, इंटरकन्वर्जन के लिए कोई एनर्जी हमें चाहिए होगी, और वो एनर्जी उसकी क्या कहलाती है, जर्नली हम उसको कहते हैं कि ये फेज चेंज एनर्जी है। ठीक है, उसका फेज चेंज कर रही है, उसकी शक्ल चेंज कर रही है और उसे कई दूसरी अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, सो इवन आप प्रेशर अप्लाई करने से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सो जब आप टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो कई दफ़ा जो आयनिक कंपाउंड्स हैं या उनमें आयनिक कंपाउंड्स में टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक, सो प्रेशर से आप क्या कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स, और फोर्स अप्लाई करके उसके वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, और जब उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो जाता है। ठीक, समझ आइए। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन जो है वो 4 कोऑर्डिनेटेड पॉलीमॉर्फ से एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर पर वो 4 कोऑर्डिनेटेड पॉलीमॉर्फ होता है, लेकिन जब आप उसका प्रेशर बढ़ाते हैं और 50 GPa पर चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो 12 कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में चला जाता है, उसका फेस चेंज हो जाता है। ठीक है, वजह आपने प्रेशर अप्लाई किया और उस प्रेशर से एटम डिसलोकेट हुए और वॉल्यूम कम हुआ, तो लिहाजा वो एक दूसरे के करीब हुआ और उसने एक नई अरेंजमेंट जनरेट कर ली और आपके पास मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस चेंज हो गई। ठीक है जी, सो ये एक बेसिक चीज़ है। ठीक, अगर आपके पास पॉलीमॉर्फ के केमिकल कंटेंट्स क्या हैं, डिफरेंट है देन इट्स ओल्डर फॉर्म, तो फिर आप उसे सूडो पॉलीमॉर्फ कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, राइट, उस NaCl के क्यूबिक फॉर्म में आपने क्या किया कि उसमें ना थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल दी, उसे कैल्शियम डाल दिया। अब आपने उसमें 5% कैल्शियम डाला। अब जब 5% कैल्शियम किया NaCl के अंदर कि लैटिस के अंदर मिक्स किया, आपने क्रिस्टल ग्रो किया, तो बीच में Na और Cl के NaCl की अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो क्या होगा, कैल्शियम आने की वजह से कहीं कहीं Na की जगह क्या आ गया, Cl। तो जहाँ थोड़ा सा है वो थोड़ा सा ही, लेकिन वो जहाँ आएगा वो उसके एंगल्स, ज्योमेट्री, पोजीशंस चेंज कर देगा। लिहाजा जो आपके पास स्ट्रक्चर है या पॉलीमॉर्फ है या ये जो भी स्ट्रक्चर थी पहले क्यूबिक थी, अब वो थोड़ी सी डिफॉर्म्ड हो जाएगी। अब 100% क्यूबिक नहीं रहेगा, वो डिफॉर्म होकर किसी थोड़ी और चेंज में, शेप में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो चेंज 100% नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे जो पॉलीमॉर्फ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सूडो पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स हैं यानी सूडो पॉलीमॉर्फ्स हैं, ये कैसे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सॉल्वेंट भी इसमें रोल प्ले कर सकता है, एट्सेट्रा। आपका जो इनकमिंग कॉम्पोजिशन है वो भी रोल प्ले कर सकती है, और इससे क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल भी चेंज होती है, यानी उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका एंड मैनी फैक्टर्स सारे चेंज हो जाएंगे, शक्ल चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक, और इससे हम जो होते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें, कुछ भी, ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर रोल प्ले करेंगे। ठीक, अच्छा जी, अब हम एक और फॉर्म होती है पॉलीमॉर्फ्स की,
की एक सब क्लास है, उसे कहते हैं पॉलीटाइपिज्म। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वन डायमेंशनल ग्रोथ होती है। ठीक, क्लोज पैकिंग है लेकिन वन डायमेंशनल है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये एक ना आपके पास है क्यूबिक फॉर्म है एंड दिस इज 3 डायमेंशनल फॉर्म। 3D आप जानते हैं, दिस इज 3 डायमेंशनल फॉर्म। ठीक, अगर ये लेयर्ड फॉर्म में होती और लेयर्स होती, 1 डायमेंशनल होती, ठीक है, लेयर भी 2 डायमेंशनल है, अगर आपके पास 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अगर आपको मिले या 2 डायमेंशनल इवन लेयर्ड स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशनल मिले, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड में, कैडमियम आयोडाइड में, गैलियम सेलेनाइड में, मीका में, क्ले में, इन सब में मिलती है ये, तो इन सब के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर मिलेगी लेयर्ड, उसको हम कहेंगे पॉलीटॉपिज्म, पॉलीटाइपिज्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पॉलीटाइपिज्म। आई वांट टू शो अ पॉलीटाइपिज्म। कहाँ कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ा सा ना इस पे बताता हूँ, एक मिनट। So where is polytypism? So look at this, ये पॉलीटाइपिज्म की एक एग्जांपल, सिलिकॉन कार्बाइड। ये देखें, ये एक ना शीट है, ठीक है, ये एक लेयर है, हेक्सागोन की एक लेयर है। इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, फिर चौथी लेयर है, ये 5वीं लेयर है। ये लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर अटैच होते जा रहे हैं एंड देन यू आर गोइंग टू गेट अ क्रिस्टल। ठीक है, सो लेयर्ड अरेंजमेंट है इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीटॉपिज्म। ठीक है, या पॉलीटाइपिज्म कहते हैं इसको। इसमें लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं। जैसे ये देखें, ये एक एटम्स की लेयर है, फिर ये दूसरे एटम्स की लेयर है, ठीक, ये फिर तीसरे एटम की लेयर है, ये चौथे एटम की लेयर है। तो ये क्या हो रही है, ये लेयर बाय लेयर स्टैकिंग है। ठीक, और ये जो स्टैकिंग है, ये लेयर्स हैं, बेसिकली ये एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं पॉलीटाइपिज्म। ठीक, समझ आ गई। सो इसमें क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 3 डायमेंशनल लैटिस, ओवरऑल आपको 3 डायमेंशनल नज़र आ रहा होता है, बट उसमें स्टैकिंग किसकी हो रही होती है, 2 डायमेंशनल लेयर्स की स्टैकिंग हुई होती है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को लेमुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। अच्छा, एक तरह के ये क्रिस्टल्स होते हैं, एक तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल होते हैं, एक ये इस तरह के क्रिस्टल होते हैं। नज़र ये भी 3 डायमेंशनल आते हैं, बट इन एक्चुअल क्या होता है कि इनके अंदर लेयर्स होती हैं। ठीक, अच्छा, जब कोई डिफरेंट कंपाउंड सेम स्ट्रक्चर शो करें तो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता क्या है कि एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो सारे डिफरेंट होंगे, लेकिन वो शक्ल सारे एक जैसी शो करेंगे। जैसे आपके पास है एलम है, ठीक है, वो सारे के सारे एक जैसी शक्ल शो करते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब हमने टेम्परेचर चेंज किया तो उसकी क्रिस्टलाइन स्टेट चेंज हो गई है, और जब क्रिस्टलाइन स्टेट चेंज होगी तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो पॉलीमॉर्फ का इंटर कन्वर्जन ऑफ पॉलीमॉर्फ जो है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, लैब के अंदर आप ना उसके लिए ये DSC, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, सॉरी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री जो है DSC आपकी लैब में पड़ा हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें करते क्या हैं, उसमें करते ये हैं कि जब आप उसमें कोई क्रिस्टल डालते हैं, वो अच्छी तरह ड्राई होना चाहिए, उसे डाल के आप उसे स्कैन करते हैं, उसकी एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, कैलोरीमेट्री करते हैं, अंडर डिफरेंट टेम्परेचर रिस्पॉन्स चेक करते हैं उसका।
तो उसका रिस्पॉन्स जहाँ चेंज होता है, जहाँ वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब करता है या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, वो आप नोट कर लेते हैं। तो जहाँ वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब वो वन फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ये जो है ना हमें ये बताता है। ये मैं आपको इसका कोई एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप ना किस तरह है फेज चेंज ऑफ मटेरियल बाय DSC देखते हैं। अभी देखिएगा, आपको कोई ना कोई इस पर मिलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। लुक एट दिस, आई थिंक मोर क्लियर, यस। लुक एट दिस, ये है DSC का पूरा एक ग्राफ, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशंस जो है ना, ये देखें कि ये -5 ऐसे, ये -5 से उन्होंने शो किया हुआ है, -5 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक से जो अप साइड ऊपर की तरफ जा रही होगी ना, इट्स एन एक्सोथर्मिक, और जो नीचे की तरफ आ रही होगी कर्व, उसको वो होगी एंडोथर्मिक कर्व। अब आप देखें कि कोई क्रिस्टल है, आपने उसे रखा और DSC रन किया, तो से ये कोई रेड क्रिस्टल है, ठीक है, रेड कलर में देखें तो ये ना इतने टेम्परेचर पे उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, इसका मतलब इतने टेम्परेचर पे उसका कोई फेज चेंज हुआ है, ठीक है, इंथैल्पी शो की और उसने फेज चेंज शो किया। फिर इसने आकर 30 डिग्री पे के करीब फिर फेज चेंज किया, इसका मतलब ये है कि इसका फेज चेंज हो रहा है। अगर आप इसका रिवर्स लाएंगे, अब आप इसका रिवर्स लेके आते, इधर से वापस आ रहे हैं, अब इतना टेम्परेचर हाई था इसका, से 60 डिग्री पे ये क्रिस्टल पड़ा हुआ था, अब आपने कूल किया इसे, जैसे कूल करते 30 के करीब आके देखें, फिर उसने क्या किया, एंडोथर्मिक एनर्जी अब्जॉर्ब की और इस फेज़ में आ गया जो पहले उसका फेज़ था, फिर इसने टेम्परेचर अब्जॉर्ब किया, फिर इस फेज़ में आ गया। सो इससे हमें ये पता चलता है कि वो किस फेज़ चेंज कितनी आ रही है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी आपको पता चलती हैं। ये देखें, कोई हम ना टेम्परेचर 4 डिग्री से राइज़ करना शुरू करें ना, तो यहाँ पे एक फेज़ चेंज हुआ, ये उसके बाद उसने कोई फेज़ चेंज नहीं किया। अब हमने कूल करना शुरू कर दिया तो उसने इस पर आकर कोई फेज़ चेंज किया और फिर वापस आ गया। तो हमें इससे ना आइडिया हो जाता है कि कोई क्रिस्टल अपनी फेज़ चेंज कर रहा है। अब ये फेज़ चेंज की इंपॉर्टेंस मटेरियल में क्यों है? क्वेश्चन ये है कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि फ़लाँ चीज़ भी फेज़ को इफेक्ट करती है, फ़लाँ चीज़ भी इफेक्ट करती है, फ़लाँ भी इफेक्ट करती है, मॉर्फोलॉजी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रही है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी फेज़ स्ट्रक्चर फेज़ होता है या ज्योमेट्री मॉर्फोलॉजी होती है किसी क्रिस्टल की, ये कोई भी चीज़ है, वो हमेशा एक अहम रोल प्ले करेगी, किसी प्रॉपर्टी को एल्टर कर देगी और उससे एप्लीकेशन पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोलर सेल्स में ना, जैसे आजकल हॉट टॉपिक है सोलर सेल की, ये प्रोवोस्काइट सोलर सेल। इसमें होता ये है कि जो प्रोवोस्काइट क्रिस्टल है ना, इट्स एन इनऑर्गेनिक क्रिस्टल, और वो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट करता है। वो ऑर्थोरोम्बिक भी होता है, वो क्यूबिक भी होता है, वो मोनोक्लिनिक भी होता है, वो टेट्राहेड्रल भी होता है, ठीक है। अब इन 4 फेजेस के अंदर से अगर ये 4, अब आप उसका क्रिस्टल ग्रो करें या उसकी कोई भी थिन फिल्म बनाएं, अगर वो थिन फिल्म टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल भी बन सकती है, उसके अंदर जो क्रिस्टल्स बने हुए हैं वो टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, क्यूबिक भी होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आपने किस कंडीशन में उसको स्पेशली टेम्परेचर में उसको आपने ग्रो किया। अब प्रॉब्लम अराइजेस कि जब वो ग्रो कर लिया जाता है तो उसकी जब सोलर सेल एप्लीकेशन करने लगेंगे तो ये याद रखिएगा कि उसका जो क्यूबिक फेज़ है सिर्फ वो सोलर एक्टिव है, वो सनलाइट को कन्वर्ट करता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बाकी जितने भी हैं वो नहीं करते, इनको येलो फेज़ कहते हैं, बाकियों को वो नहीं करते, वो आपको एनर्जी नहीं देते, कन्वर्जन ही नहीं देते उस तरह से। तो क्यूबिक फेज़ ही बेस्ट कन्वर्टेबल है। इसी तरह आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि सारे कह रहे हैं जी नैनो वायर्स बनाते हैं, जी हम कोई क्रिस्टल बना रहे हैं, हम जी सिल्वर की नैनो वायर्स बना रहे हैं। अब वाई यू आर प्रिपेयरिंग नैनो वायर्स, ठीक है, या उसकी जो पॉलीमेरिक फॉर्म है वो आप वायर्स की फॉर्म में क्यों बना रहे हैं, मॉर्फोलॉजी उसकी इस तरह क्यों कर रहे हैं, अरेंजमेंट उसको धकेल क्यों रहे हैं कि वो वायर्स बनाए।
वजह यह है कि अगर आपके पास वायर होगी ना तो उसमें कंडक्टेंस 1 एंड टू 2 एंड विदाउट इंटरप्शन जाती है। अगर वो नैनो पार्टिकल्स सिल्वर के जो हैं वो बीड्स की तरह हों यानी स्फेरिकल हों, तो अब इशू ये है कि एक स्फेरिकल पार्टिकल दूसरे स्फेरिकल पार्टिकल से अगर दूर पड़ा होगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। सही है, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र फॉर्मेशन है वो नहीं होगी, या आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी वो उस तरह नहीं होगी। तो जब आप कोई इस तरह की कंडक्टेंस या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो 1 एंड से 2 एंड तक आपने मूव करानी है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि हम ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसा क्रिस्टल बनाएं जिसके दरमियान डिफेक्ट्स ना हो, डिफेक्ट फ्री हों। ठीक है, लेकिन ये अगेन डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, बट द मेजर थिंग इज़ दैट क्रिस्टल्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ अब हम थोड़ा सा एडवांसेस की तरफ जा रहे हैं कि जो ये क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, कैसे क्रिस्टल ग्रो कैसे करते हैं। अब जब क्रिस्टल ग्रो करते हैं ना तो दो तरह की चीज़ें, एक तो है हाई क्वालिटी क्रिस्टल, यानी वो क्रिस्टल जिसमें डिफेक्ट्स ना हो, यानी उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं से एटम मिस नहीं होना चाहिए, दरमियान में से एटॉमिक अरेंजमेंट है उसमें कहीं गैप नहीं होना चाहिए, बीच में उसकी शेप परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी क्रिस्टलाइन फेस प्योर फेस होनी चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो हम उसको ग्रो कैसे करते हैं, टेक्निक्स फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल। ये याद रखें कि जब आप कोई सॉलिड बनाते हैं ना तो उसके लिए आप करते क्या हैं कि किसी सॉल्यूशन को या तो सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी लिक्विड स्टेट को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, या किसी गैस स्टेट को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे सॉल्यूशन में कोई चीज़ है उसको प्रेसिपिटेट आउट करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगी, और अगर कोई चीज़ गैस है तो उसको कंडेंस करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे सब्लिमेशन का रिवर्स कंडेंसेशन है। ठीक है, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है, जो भी सॉलिड जनरेशन है वो होगी थ्रू न्यूक्लिएशन। ठीक है, सो आप ना कोई चीज़ सॉल्यूशन में है, ऐसे सॉल्यूशन में पड़ी हुई है, ठीक है, से दिस इज द बीकर, कोई सॉल्यूशन में है, ये बीकर है, इसमें ना सॉल्यूशन फॉर्म आपने बनाई हुई है। अब अगर आप इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दो प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस ये होगा कि इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है उसमें कोई एक न्यूक्लियस बनेगा। पहले एक सारे एटम्स आयंस जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो आपस में स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे तो वो एटम्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। पहले एक एटम था, अब 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। इस तरह से क्या हो गया, इकट्ठे होना शुरू हो गए, अटैच होना शुरू हो गया। ये जो फर्स्ट स्टेज है ना, जिस पर बिल्कुल छोटा सा 8, 10, 25, 30 एटम्स इकट्ठे होते हैं, आयंस इकट्ठे होते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं न्यूक्लियाई स्टेट। तो पहला स्टेप ये है कि इसका न्यूक्लियाई बनता है, इसको न्यूक्लिएशन कहते हैं, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सो न्यूक्लियाई जनरेट हुआ। अब ये न्यूक्लियाई जब जनरेट हो गया तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा, आप कहते हैं एक्सपोज एरिया बढ़ गया है, सॉलिडिफाई हो गया। अब कोई भी आयन मौजूद है इस सॉल्यूशन के अंदर, वो जैसे इससे टकराएगा इसके ऊपर अटैच होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं ग्रोथ प्रोसेस। अब इसका साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियाई बन गया है, इसका साइज बढ़ गया है। तो मेन प्रॉब्लम इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई। जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप क्रिस्टल ग्रोथ कराते हैं। अब क्रिस्टल ग्रोथ का इशू ये होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा मे बी कि जब क्रिस्टल बनना शुरू होता है तो शुरू में वो क्रिस्टल ग्रोथ मुश्किल होती है, बट वंस इट इज गेट स्टार्टेड विद इन 1 मिनट पूरा बीकर भर जाता है। वजह क्या है कि न्यूक्लिएशन थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। वंस न्यूक्लिएशन इज स्टार्टेड उसके बाद ग्रोथ इज अ वेरी फास्ट मैकेनिज्म, वो फौरन हो जाता है। ठीक है, सो न्यूक्लिएशन के लिए आप कई दफ़ा वो सीडिंग कर रहे होते हैं, वो दीवारों, वो जो बीकर है उसकी साइडों पर स्क्रैचिंग कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? ताकि वो स्क्रैचिंग एनर्जी वहाँ जनरेट हो और वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो और वो आयंस जो हैं वो आपस में फ़ौरन क्या कर लें, काइनेटिक एनर्जी गेन करें, और वो जब आपस में कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो गया। वंस न्यूक्लिएशन स्टार्टेड, आपके पास फ़ौरन क्या हो गया, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई। समझ आ गई बात? सो जब ग्रोथ स्टार्ट होगी आफ्टर न्यूक्लिएशन, ठीक है, तो सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन या
टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिहाज से जब ये हो जाएगी तो ये ग्रोथ जब स्टार्ट होगी तो ये याद रखें कि उसके लिए हमें प्रॉपरली एक एटम्स को ओरिएंट होने देना है, यानी उनकी ओरिएंटेशन जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी और एक सर्टेन ओरिएंटेशन में वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे एंड यू गेट अ परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, हाई क्वालिटी क्रिस्टल जो हैं वो डिपेंड करते हैं रेट ऑफ डेपोजिशन इनटू अ न्यूक्लियस साइट, यानी ये जो न्यूक्लियस है ना इसका हाईली परफेक्ट क्रिस्टल उस वक्त बनेगा जब यहाँ पर स्लोली आकर एटम्स अटैच होंगे या आयन्स अटैच होंगे। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता अटैच होंगे तो वो अपनी प्रॉपर जगह पर फिट होते जाएंगे। इफ़ दिस प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट तो कईयों को जगह सही प्रॉपर पोजीशन पर फिट होने का मौका ही नहीं मिलेगा, लिहाजा ओरिएंटेशन डिस्टर्ब होगी और डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, एंड देन दोज डिफेक्ट्स will play a very important role to alter the physical and chemical properties। तो हाई क्वालिटी क्रिस्टल के लिए क्या करना है, आपने डिफेक्ट फ्री बनाने के लिए आपको ग्रोथ रेट कंट्रोल करना होगा। इफ ग्रोथ रेट इज़ वेरी वेरी फास्ट, ठीक है, फ्रॉम टू मैनी डायरेक्शंस, देन देयर आर मैनी डिफेक्ट्स। ठीक है, सही, तो ये याद रखें कि सही आपने स्लोली ग्रोथ करानी है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ जो ग्रोथ का प्रोसेस है, जैसे ये ना 3 टेक्निक्स हैं क्रिस्टल ग्रो कराने की। इस फर्स्ट टेक्निक को जो आपको पहली टेक्निक ए टेक्निक नज़र आ रही है, राइट, इसको जनरली हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ एंटी सॉल्वेंट या नॉन सॉल्वेंट। ये कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है किसी क्रिस्टल को ग्रो कराने के लिए। अब हमने जो सीखा हुआ है ना वो ये है कि हम एक ना क्रिस्टल बनाने हो ना तो हम एक चीज़ को जिसके भी क्रिस्टल बनाने हैं उसे ना किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं फॉर 1 मंथ 2 मंथ 8 मंथ 3 मंथ। ठीक है, अब जब आप उसने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, सॉल्वेंट इवेपोरेट होना शुरू होगा और जो पीछे जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप क्रिस्टलाइन करने जा रहे हैं वो उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और वो सैचुरेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो कम्प्लीटली सैचुरेट हो जाएंगे तो सुपर सैचुरेशन स्टेट में वो आपस में अटैच होंगे और फिर आपका क्रिस्टल बनेगा। बट इट टेक्स अबाउट मंथ्स। जबकि ये जो टेक्निक है एंटी सॉल्वेंट टेक्निक है, इसमें बहुत जल्दी 1-2 डेज़ में आपका क्रिस्टल बन जाता है। इसका तरीकाकार क्या होता है, हम करते ये हैं कि आपका जो भी क्रिस्टल है ना उसको ना किसी चीज़ में डिज़ोल्व, किसी सॉल्वेंट में, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं जिसमें वो 100% सॉल्युबल हो। अब वो 100% सॉल्युबल हो गया है, अब आप उसको ना इस बीकर में, छोटे बीकर में डालते हैं और इसे एक बड़े बीकर में रख देते हैं। उसके बाद इस बड़े बीकर के अंदर आप ना कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट फिल करते हैं। ये ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जिसमें ये जो आपका सॉल्यूट है ना, जो बीकर में सॉल्युबल हुआ है एक सॉल्वेंट के अंदर, वो इस सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होना चाहिए। जैसे अगर आपने ना किसी चीज़ को एथेनॉल में सॉल्युबल करके रखा है, यानी पोलर चीज़ है तो एथेनॉल में सॉल्युबल होगा, तो जो आप एंटी सॉल्वेंट रखेंगे ना वो उसकी पोलैरिटी कम होनी चाहिए, जिसमें वो आपका जो भी आयनिक चीज़ है वो उसमें सॉल्युबल नहीं हो सकती। तो आप यहाँ बाहर वाली साइड पर नॉन आयनिक यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दें। आप ये और इस बीकर को कवर कर दें अच्छे तरीके से। अब आप करेंगे क्या, होगा ये कि यहाँ से सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा बड़े बीकर में से, यहाँ से निकलेगा और ये इस बीकर के अंदर जाएगा, इस सॉल्वेंट के ऊपर। जब ये इस सॉल्वेंट के साथ इसके वेपर्स इंटरेक्ट करेंगे ना और इसमें एंटर होंगे, तो वो क्या करेंगे कि पहले वाला सॉल्वेंट एथेनॉल और ये दूसरा सॉल्वेंट जो भी है ये इसके साथ जब मिक्स होगा तो इसकी पोलैरिटी को डिक्रीज करेगा। अंदर वाले सॉल्यूशन की पोलैरिटी को क्या करेगा, डिक्रीज। जब इसकी पोलैरिटी को ये डिक्रीज करेगा तो जो आयनिक कंपाउंड इसमें सॉल्युबल है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा दे कंपेल टू बाउंड विद वन अनदर, लिहाजा वो बाउंड होना शुरू हो जाएंगे और क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगी। सो विद इन 1 डे यू गेट अ ह्यूज क्रिस्टल। यहाँ बीकर इसका पूरा पैंदा भरा होगा एक बड़े क्रिस्टल के साथ। दिस इज कॉल्ड एज एंटी सॉल्वेंट टेक्निक या नॉन सॉल्वेंट टेक्निक टू
गेट क्रिस्टल। जैसे मैं यहाँ आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये क्रिस्टल ग्रो कैसे करते हैं। नॉन सॉल्वेंट टू क्रिस्टल। Look at this anti-solvent technique to get a crystal। ये देखें, ये एक आपका नॉन सॉल्वेंट है, इसमें सोल्युबलाइज सब्सटेंस है, वो इसके अंदर डिफ्यूज़ हो रहा है एंड यू आर गोइंग टू गेट अ क्रिस्टल। और यहाँ देखें ये इतना बड़ा क्रिस्टल इसको मिल गया। ठीक है, इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा क्लियर हो ये पिक्चर। अब देखें ये एंटी सॉल्वेंट इसमें जा रहा है वेपर्स की स्टेट में, ये प्रोवोस्काइट ग्रो करा रहे हैं, और जैसे ही इसके अंदर जा रहा है इसमें सॉल्युबल, इसका कलर येलो था सोल्यूशन का, लेकिन जैसे इसमें गया ये इसे ग्रो करा के इस तरह का ऑरेंज का कलर का क्रिस्टल इसने ग्रो करा दिया एंड यू कैन गेट अ ह्यूज क्रिस्टल। यहाँ देखें ये इतना बड़ा क्रिस्टल इसी एंटी सॉल्वेंट से बना है। ठीक है, और भी बहुत सारी इमेजेस होंगे जहाँ से आपको इसके बारे में, ये देखें यहाँ ऐसे क्रिस्टल्स ग्रो होते रहते हैं। ठीक है, देयर माइट बी सम अदर एग्जांपल्स एज वेल। यहाँ पे भी देखें एंटी सॉल्वेंट की एग्जांपल है। तो ये सारे क्या हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा एंटी सॉल्वेंट क्या है। दूसरी टेक्निक जो है ये भी सेम वही नॉन सॉल्वेंट टेक्निक है। ठीक है, ये इसे कहते हैं इंटरफेशियल, ठीक है, टेक्निक, नॉन सॉल्वेंट टेक्निक। करते ही हैं कि आप अपना सोल्यूशन बनाते हैं, ये सोल्यूशन बन गया, बनने के बाद एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपने सोल्यूशन बना लिया। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट को इस बीकर के अंदर या इस फ्लास्क के अंदर इस तरह डालते हैं कि इसके ऊपर लेयर बना ले और इसके अंदर सॉल्युबल ना हो, यानी आप उसे फिक्स करते हैं, हिलाना नहीं है, इंतहाई स्लोली ऊपर से क्या करना है, आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करना है ताकि वो पहले वाला जो पोलर सॉल्वेंट है उसके ऊपर लेयर बना दे। अब जो लेयर बनेगी ना, एक नीचे एथेनॉल है जिसमें आपका आयनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल है, ऊपर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की लेयर है। जहाँ पर ये दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, उस सरफेस को, उस लेयर को, जहाँ दोनों लेयर सेपरेट हो रही हैं, उस एरिया को इंटरफेस कहते हैं। उस इंटरफेस पर एक तरफ आपका पोलर मॉलिक्यूल है, एक तरफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जो इंटरफेस है इन दोनों के दरमियान, वहाँ पर पोलैरिटी डिफरेंस है। लिहाजा क्या होगा, जो पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व है, ये जब उस इंटरफेस के पास जाएगा तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब दो आयन आपस में इकट्ठे हो गए, दो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, तो वो फॉरेन बॉन्ड बना देंगे, यानी चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्रिस्टल बनाना शुरू कर देंगे। न्यूक्लिएशन इंटरफेस पर होगी और वहीं ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल स्टार्ट हो जाएगी। और जब उसका वेट इंक्रीज होगा वो नीचे गिरेगा, बीकर के नीचे आएगा, और जब बीकर के नीचे आएगा, क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो चुका होगा, न्यूक्लिएशन हो चुकी होगी, तो अब वो फर्दर ग्रोथ स्टार्ट कर देगा एंड यू आर गोइंग टू गेट सम गुड क्रिस्टल्स। तीसरा जो है ना ये वाले टेक्निक, दिस इज फॉर गैस टू सॉलिड, ये सब्लिमेशन मेथडोलॉजी है। यहाँ आपका सॉलिड मिक्सचर पड़ा हुआ है, आपने उसको हीट किया, सब्लिमेशन हुई, वेपर्स यहाँ गए, इस जगह आपने आइस से भरी हुई ये एक ना आपने ट्यूब लगा दी है, ठीक है, फिंगर से लगा दी है, और यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम इसलिए किया है कि यहाँ से वेपर्स इधर आए, जैसे वो यहाँ आएंगे ना तो यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर डाउन है, कंडेंसेशन होगी और यहाँ पर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ दी क्रिस्टल मेकिंग टेक्निक। बाकी आप ये सारा एंटी सॉल्वेंट और ये वो आप पढ़ेंगे नीचे, सारी यही चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि NMR ट्यूब लेते हैं और उस NMR ट्यूब के अंदर क्या है आपका सॉल्वेंट और जो भी सोल्यूशन है फिल करके उसे रख देते हैं। स्लो इवेपोरेशन होती है सॉल्वेंट की और क्रिस्टल बनता है, और वो भी हाई क्वालिटी क्रिस्टल बनता है। ठीक है, ज़्यादातर क्रिस्टलाइजेशन जो सोल्यूशन प्रोसेस में होती है वो लो टेम्परेचर पर होती है। लिहाजा आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ है उसे मेल्ट करें, मेल्ट करके उसे रख दें, जब वो कूल डाउन होगा तब भी क्रिस्टलाइजेशन होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को सीड क्रिस्टल की मदद से क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी सिलिकॉन मेटल को आप क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसमें सीडिंग कर देते हैं, कोई एक सिलिकॉन का छोटा सा क्रिस्टल डालते हैं। जैसे डालेंगे ना सीड क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन उसके इर्द स्टार्ट हो जाएगी एंड यू गेट अ सिंगल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है,
ये भी आ गए। इसी तरह स्क्रैचिंग आपने पढ़ी है, फ्लास्क के अंदर स्क्रैचिंग आपको मैंने बताया। इवन बॉयल करना है, बॉयल करके थोड़ी देर छोड़ें फ़ौरन, पीएच चेंज करें फ़ौरन क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट अ स्टार्टेड क्रिस्टल्स। ठीक है जी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूनिट सेल। सो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये आप ज़रा लेक्चर इसको देखें और मैं आपसे इसके ऊपर फिर डिस्कशन करूँगा।